नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ा था वो एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूं, 01161362114। जी हां, 01161362114। ये नंबर आपकी तमाम शंकाओं, तमाम परेशानियों का समाधान करता है, क्योंकि देश के वरिष्ठ डॉक्टर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, जिससे किसी तरह का भय आपके आसपास नहीं होगा और उसके मुताबिक आप कदम उठा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां देश में एक तरफ वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन का संकट है, उस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन को लेकर आरटीआई पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने कई ऐसे देशों को फ्री में वैक्सीन दी जो अमीर हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रणय अजमेरा ने विदेश मंत्रालय में एक आरटीआई दाखिल की थी। इससे पता चला है कि यूएई जैसे देश को भी रियायती वैक्सीन दी गई। वैक्सीन के 70 मिलियन डोज निर्यात किए गए। प्राइवेट अस्पतालों और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन की जो कीमत तय की गई उससे भी सस्ती दरों पर विदेशों में ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लोग ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से मर रहे हैं। इसी दौरान हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी और देखा गया कि वैक्सीन की कमी भी हमें महसूस होने लगी। जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने खोले थे उसमें से काफ़ी सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने लग गए। इस दौरान नज़र में आया कि काफ़ी सारे वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए हैं। देश के परराष्ट्र मंत्री जयशंकर साहब ने वैक्सीन मैत्री के नाम पर न जाने कौन कौन से देशों में वैक्सीनें भेजी और जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारत देश को उठाना पड़ा है। जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारे पास उपलब्ध है, वो वाली वैक्सीन एक्सपोर्ट के लिए 200 रुपये प्लस जीएसटी में खरीदी गई। कोवैक्सीन जो थी 295 प्लस जीएसटी में खरीदी गई एक्सपोर्ट के लिए। यही वैक्सीन भारत बायोटेक वाले स्टेट गवर्नमेंट को 600 रुपये में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपये में दे रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट वाले स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपये में और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 600 रुपये में दे रहे हैं। मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए जो माल उठाया वो ज़्यादा सस्ता था। अब भारतीय बाजार में जो वैक्सीन हम दे रहे हैं उसकी कीमत एक्सपोर्ट करने वाली वैक्सीन से ज़्यादा है, जबकि कंपनियां दोनों एक ही है। ये किस प्रकार की गतिविधि है? और आज हमारे देश में ही वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है। ये किस प्रकार की दोस्ती हम दूसरे देशों से निभा रहे हैं, या हमारे लोग ही वैक्सीन की कमतरता में मर रहे हैं और हम दूसरे देशों को वैक्सीन देकर झूठी वाहवाही वसूलने में लगे हुए हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। तो एक तरफ आरटीआई से खुलासा हुआ कि तमाम राज्य सरकारों को वैक्सीन जिस कीमत पर दी जा रही है उससे भी कम कीमत पर तमाम देशों में वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए वैक्सीन भेज दी गई। इस पर खासा बवाल होना तय भी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के बीड से, जहां पर 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। बीड में परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से इन 2 मरीजों की मौत हुई। उन अस्पताल प्रशासन का हालांकि कहना है कि सिर्फ एक मरीज ऑक्सीजन पर था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने पाबंदियों को बढ़ाया है जिससे कोरोना की रफ्तार और चेन को रोका जा सके। पाबंदियां महाराष्ट्र में और बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र के ही बीड से यह खबर है जहां पर 2 मरीजों की मौत की खबर है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कमी ऑक्सीजन की है। अस्पताल प्रशासन एक मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात मान रहा है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। और मुंबई में जो जिस तरीके से कोरोना संकट छाया हुआ है, लगातार मुंबई से भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। तो वैसे भी अभी भी जारी है। अभी 30 जो हमारे पब्लिक जो हमारे सार्वजनिक जो है प्लेसेस, उधर अभी भी वैक्सीनेशन चालू है, 30 है। 7 जो खाजगी है, प्राइवेट है, उसमें भी वैक्सीनेशन चालू है। और आने वाला 1 मई से जो हमारे पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ऐलान किया है कि सबको अभी दिया जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अभी राज्यों ने भी लेना चाहिए, ऐसे भी उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार से 50%, राज्य सरकार 50%, ऐसे करके भी आने वाला है।
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को आप सुन रहे थे। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। 1000 से 1100 रुपए में बेचते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया है, केंद्र सरकार ने भी लिया है। यहां पर तो सिर्फ और 665 में उद्धव ठाकरे जी प्रूव करे ना, वो चेयरमैन है। 665 में कौन सी कंपनी दे रही है बताए हमको? डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले रहे, सिर्फ कागज पे डिलीवरी दिखाना और पूरा पैसा हड़प करना। जब एक ही समय पर अप्रैल में आरोग्य मंत्रालय 1311 में सिप्ला से दे लेते हैं, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूटर से वही रेमडेसिविर उसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से 1568 में लेती है। 268 रुपया पर रेमडेसिविर डिफरेंस यही दिख रहा है। मैंने लोकायुक्त में कंप्लेंट दाखिल की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी से डिटेल में डिस्कशन हुआ और मैं ये आने वाले 4-5 दिन में दिल्ली आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री से जाके भी इसके संबंध में स्पष्टता चाहूंगा। उधर पूरे देश सहित महाराष्ट्र के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है या तो महज कुछ समय की ही ऑक्सीजन बची है। ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, वहीं मुंबई के भिंडी बाजार में मुस्लिम समाज ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। अलग अलग लोग, अलग अलग धार्मिक समूह के लोग इस तरह की कोशिश को अंजाम दे रहे हैं और यही इस पैंडेमिक, इस बीमारी के दौर की अच्छी तस्वीरें हैं, जहां पर परेशान लोगों की मदद के लिए अलग अलग धार्मिक समाज अपनी तमाम बातों के चलते, अपनी तमाम बातों के साथ ये मदद की जो बात है इसको सबसे आगे रख रहे हैं। फैजान मुफ्ती आजम चैरिटेबल ट्रस्ट जो फूल गली मस्जिद से चल रहा है और इसके अंडर दारुल उलूम फैजान मुफ्ती आजम भी चलता है। तो जब इस कोविड की महामारी में ऑक्सीजन की कमी पाई गई लोगों में, तो डॉक्टर्स ऑक्सीजन का लिख के देते थे, लोग भागते थे ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, क्या मिलता है। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर तो मिल गया, उसके ऊपर की जो किट है ना वो 2000, कोई बोलता है 3000, वो भी एक परेशानी थी। जब तक के वो अरेंज होता था पेशेंट नहीं रहता था। तो हम लोग ने कहा कि भाई एक अब खाना खिलाओ, ठीक है, ये भी एक सर्विस है, इसको भी लोगों में बांटना चाहिए। खाने का तो हम लोग पैसा नहीं लेते ना, इसका भी पैसा हमने फ्री कर दिया इसको भी कि भाई ये भी एक खिदमत है। लगभग 11 महीने हो चुके हैं, 10-11 महीने हो चुके हैं। 1 जून से हमने स्टार्ट किया था 2020 में। वो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं, क्योंकि कॉल से हमें पता चल जाता है। डॉक्टर्स भी कॉल करते हैं हमें, पेशेंट्स के लिए चाहता है। तो हम डॉक्टर्स को भी यही कहते हैं कि आप पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ में उनका आधार कार्ड और आप लिख के दे दीजिए कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नहीं, हमने कोई चार्जेस नहीं रखा है, सिर्फ डोनेशन बॉक्स रखा है। जिसकी इस्तेताअत है वो डाल दे, जो नहीं डाल सकता है उसके लिए कोई हमारे 01161362114 एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए 01161362114 कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज की उन तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ जो आपको सही सलाह सही समय पर दे सकते हैं, किसी भी घबराहट से बचा सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक इस हिस्से में हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सचिव आईएमए हैं और लगातार आप उनको इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखते रहते होंगे। तमाम वो बातें दर्शकों को वह इस तरह की बताते हैं जिससे दर्शक किसी भी पैनिक में आए बिना, किसी भी डर में आए बिना अपने घर पर ही खुद परख सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, स्वागत है आपका, और स्वागत इसलिए कि आप जैसे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जो तमाम मरीजों को जिंदगी दे रहे हैं, वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कठिन दौर आपके लिए भी है और देश के लिए भी, लेकिन आज जो हालात आ रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, इसके बारे में आप पहले भी इशारा दे रहे थे। अभी कितने गंभीर हालात हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह के हालात और देख सकते हैं? लेकिन सुनो, नहीं ऐसा नहीं होता। आपका देखिए, जिस तरह से आंकड़े पिछले 1.5 महीने में बढ़े हैं, अगर 1.5 महीने की बात करें तो 8 मार्च को हम केवल 16,000 केस हमारे देश में हो रहे थे और आज 3.5 लाख केस हो रहे हैं। जबकि मैं मानता हूं कि इन 3.5 लाख से भी ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना है लेकिन किसी वजह से वो टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, या उन्हें मालूम नहीं है, या वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, या उनके रिसोर्सेज नहीं है।
तो ये आंकड़ा तो काफी बड़ा है, 3.5 लाख से भी बड़ा है। आने वाले समय में कम से कम आने वाले हफ्ता 10 दिन तक तो अभी ये आंकड़ा बढ़ रहा है जिस तरह से, तो प्रिडिक्शन यही है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ता जाएगा, ये अभी रुकेगा शायद नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पीक जो है और 10-15 दिन में आ जाएगी और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा मानना यही है कि लोग पूरे लॉकडाउन, जहां पर लॉकडाउन है उसको पूरा प्रॉपरली उसकी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और जहां पर लॉकडाउन नहीं है वहां पर भी आप ये प्रिज्यूम करके चलिए कि लॉकडाउन है, केवल अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर जाइए, 2 मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और ये सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि स्थिति डेफिनेटली चिंताजनक और गंभीर दोनों ही है और धीरे धीरे भयानक रूप भी ले रही है। डॉक्टर रवि मलिक, आप तमाम आंकड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लोगों को सावधान रहने की तरफ बात कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपके एक्सपर्टीज का फायदा अगर इंडिया न्यूज के दर्शक सीधे सीधे उठा लें तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। मेरे साथ इस वक्त आकाश जी जुड़ गए हैं आगरा से। आकाश जी, डॉक्टर रवि मलिक बड़े वरिष्ठ डॉक्टर है, सवाल पूछिए उनसे। आकाश जी, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछे। मेरे ख्याल से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हम। डॉक्टर रवि मलिक, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि इस वक्त संकट की घड़ी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को बचा के रखें, खासकर की जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, या छोटे बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और या हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको बचा के रखना बहुत 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 आवश्यक है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि जितनी भी सोशल मदद आसपास के लोगों की हो जाए, चाहे हम आर्थिक मदद करें, चाहे हम दवाइयों से मदद करें, चाहे ऑक्सीजन का दान करके मदद करें, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और सब लोगों को मिलजुल के इसको निकालना पड़ेगा। पैंडेमिक युगों युगों से आते रहे हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए एक चैलेंज होता है, एक पूरी त्रासदी होती है जो कि पूरी ह्यूमन रेस को हिला के जाती है। तो हमें उसमें सकारात्मक भी रहना और एट दी सेम टाइम इससे लड़ना। जी डॉक्टर कृतिका यादव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई है। कृतिका जी, सवाल पूछिए डॉक्टर रवि मलिक। सर, हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर रवि मलिक, इतने दिन हो गए, इतना वक्त बीत गया है और बार बार हम इस सवाल का जवाब। जी डॉक्टर रवि मलिक, ये बहुत ही इनोसेंट सवाल है और अब भी लगता है बहुत लोगों को समझाए जाने की जरूरत है। जिस तरह से आंकड़े बढ़े, हम कैसे बच सकते हैं? देखिए ये इनोसेंट सवाल भी है और बच्चे ने एक चीज ये सवाल पूछ के हम बड़ों के ऊपर भी एक बड़ा जबरदस्त सवालिया निशान लगाया है। वो दोबारा से बच्चा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि शायद हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसी की वजह से इतनी ज्यादा त्रासदी बढ़ गई है। तो इस बच्चे के पूछने में बहुत बड़ा मैसेज है और मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, बेटा 3 चीजें होती हैं कोरोना से बचने के लिए। मास्क लगाइए, रेस्पिरेटरी हाइजीन अपनी रखिए, दूसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो कि 2 गज का फासला बड़ा जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति को समझिए कि इसे कोरोना और उससे दूरी बना के रखिए। और तीसरी चीज हैंड हाइजीन अच्छे से बना के रखिए, चाहे आप उसको अल्कोहल से धोइए 70%, चाहे आप उसको साबुन से धोइए, लेकिन हाथ को बहुत अच्छे से धो के रखिए। कोशिश कीजिए जितने दिन भर के कार्य हैं वो नॉन डोमिनेंट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड से करिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड से आप अपने नाक मुंह और खुजली नहीं करेंगे और उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन या वायरस हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि ये बच्चे के सवाल के अंदर बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं ये प्रिकॉशंस को भूल गए हैं और हमने लापरवाहियां भी बहुत की हैं, जिसकी वजह से शायद खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और डॉक्टर रवि मलिक, इस बच्चे के सवाल से जवाब जो आपने दिया है वो जवाब भी मैं मानूंगा आपके सामने इस वक्त और दर्शकों के सामने कि ये जवाब भी अब तक का अलग जवाब है, जहां पर आपने इस बात पर जोर दिया कि हम उस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करें जिसका हम अमूमन इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये कहीं बहुत इन्फेक्शन से बचाने की एक बहुत कारगर तकनीक है। डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब भी आप छींकें या खांसे तो कोशिश कीजिए कि एल्बो की इनसाइड पे आप छींकिए,
हवा में मत छींकिए, हवा में वायरस को मत फेंकिए, आप अपनी एल्बो के इनसाइड में छींकिए और थोड़ी देर के बाद वहां से वायरस चला जाएगा। यहाँ ये भी एहतियात देना चाहूंगा, मास्क 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 तो 1.25 साल से हो रहा है, लेकिन असली विधि के साथ मास्क पहनना बहुत कम लोग करते हैं। मास्क टाइटली फिटेड होना चाहिए, उसमें से एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। मास्क पहनने के बाद में सामने के एरिया को अपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, और पहनने के बाद में ये तनी से ही मास्क को उतारना है, और उतारने के बाद में प्रॉपरली ट्रैश में उसको डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर रख देना है, तो उससे वायरस जो है वो फैलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कि अगर हम ध्यान देंगे तो शायद इस त्रासदी से हम बच सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे लग रहा है हमारा और आपका यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बड़े आम शब्दों में आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। और इस बीच राकेश जी जबलपुर से भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो राजीव भाई, हेलो बोलिए राकेश जी, आप सवाल पूछिए। आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप बोलिए, सवाल पूछिए। सर मैं कोविड पेशेंट हूँ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ राकेश जी, आप टीवी पर सुनने की कोशिश ना करें, सवाल सीधे रख दें। सर जी मैं कोविड पेशेंट हूँ। मैं अभी 14 दिन हो गए हैं अभी। हाँ पेशेंट हूँ, 14 दिन हो गए। मैं दवाई अभी चालू करूँ कि बंद कर दूँ? बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे जा सकता हूँ कि नहीं? चलिए, हमारे तमाम दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ ये चीज रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, आमतौर जी रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक जवाब दें, जवाब दें। देखिए, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि आप जहां पर आपको 15 दिन बीमारी के फर्स्ट सिम्टम से हो जाते हैं, उसके बाद में आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, तो आप अपनी रूटीन ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहन के, हैंड हाइजीन को बरकरार रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए आप जा सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, हम तमाम बातें करते चले आ रहे हैं और हम लगातार, जैसा आपने कहा कि हम पिछले 1-1.5 साल से, जब से शुरू हुआ है कोविड, हम ये कह रहे हैं कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, इस तरह से फॉलो करना चाहिए। लेकिन सवाल को थोड़ा सा उलट देता हूं और आप और बेहतर तरीके से इसे एलेबोरेट कर सकेंगे। क्या नहीं करना चाहिए? हम शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कोविड से बचने के लिए हम क्या ऐसा है जो ना करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप वैक्सीन जरूर लगाइए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जिसको उम्र के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवेलेबिलिटी होती है, इमीडिएटली वैक्सीन लगा लें, क्योंकि वैक्सीन से काफी अच्छी प्रोटेक्शन होती है। ये तो पहली चीज हो गई, क्योंकि अगर हमारी दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं और उसके बाद 2 हफ्ते का पीरियड निकल गया है, तो कोविड होता भी है तो वो सीवियर कोविड नहीं होगा, आपकी जान नहीं लेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वैक्सीन लगाइए। दूसरी चीज जितनी भी मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, उनका उल्ट नहीं करना, खांसी हवा में नहीं करनी, मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना, अपने हैंड हाइजीन का फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जो है नाक, मुंह और आंख को जब भी आप मसलते हैं तो हाथों को उस वक्त अच्छी तरह से धो लें। इन सब चीजों का जो है वो करना बड़ा जरूरी है, और इनकी विपरीत चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको अगर कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाहे आप में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कुछ भी है, उनकी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है। जो आपको नहीं करना उसमें स्मोकिंग है, जो आपको नहीं करना उसके अंदर अल्कोहल इंटेक आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं करना, आपको अपना वजन नहीं बढ़ाना, घर में बैठे बैठे खा खा के अपना वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, जो कि कोरोना में लोगों का बढ़ जाता है। और वजन बढ़ने से जो है ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा घातक चीज ले लेती है। जो आपको नहीं करना, अपने आप को सकारात्मक रखना है। इस वक्त ठीक है, संकट की घड़ी है, इकोनॉमिक प्रेशर्स भी सब लोगों के ऊपर हैं और थोड़ा सा बीमारी का भी प्रेशर है, लेकिन इस संकट की घड़ी में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे अच्छी चीज है नॉन कोऑपरेशन नहीं करनी जी। जहां पर भी हो आप कोऑपरेट करिए, अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करिए, समाज के साथ कोऑपरेट करिए और सबकी मदद की। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ कमल बेंगलोर से जुड़ गए हैं। कमल जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को 12 दिन से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ मैं जी। कोविड में। हेलो पूछिए। हेलो, मैं 12 दिन से हॉस्पिटल बोलते जाइए, मैं डिस्चार्ज सुन रहा हूँ होके आया आपको। हूँ। कोविड सीनियर बोलिए। सीवियर हो गया था, सीनियर सिटीजन हूँ, 64 ईयर। अब मेरे को वैक्सीन कब लगानी चाहिए? सभी बोलते हैं वैक्सीन लो, तो इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरे को कब लेनी चाहिए? डॉक्टर साहब जिस दिन आपके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद से, जब आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं उसके बाद से 8 से 12 महीने के अंदर आपको वैक्सीन लगवानी है। यानी बीमारी ठीक होने के 2 महीने के बाद में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कमल जी उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा और इस जवाब से आपके दिल में मौजूद इस वक्त तमाम शंकाएं भी दूर हो गई होंगी। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। होती है तो उनके लिए तमाम उपाय पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे, और इसके चलते एक भय या दहशत का माहौल जरूर फैल रहा है। कोशिशें हो रही हैं लगातार कि देश में अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी जाए। हालांकि हालात फिलहाल तो बेकाबू लग रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं 4 तस्वीरों से। हम इन 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं 4 अलग अलग जगह जहां मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के हरदा में तो परिजनों से पेपर पर लिखवाया जा रहा है कि ऑक्सीजन और बेड नहीं है, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के बीड में 2 मरीजों के ऑक्सीजन वाल्व बंद कर दिए जाने से मौत हो गई, ऐसा आरोप परिजनों का है। दिल्ली के कई अस्पताल इस संकट से लगातार जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 2 जुड़वा बच्चों को जिंदगी से पहले मौत ने आगोश में ले लिया क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई। तस्वीरें बहुत विकट हैं और परेशान करने वाली हैं, और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार आ रही हैं। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमाम जगह लोग बस इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कुछ ऐसी सुविधा, दवाई या वैक्सीन मिले जिससे वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकत के साथ खड़े हो सके। अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा पैसा बनाने तक के लिए कर रहे हैं। गाजियाबाद में 101 सिलेंडरों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग महंगे दामों पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। गन्नौर में एक फैक्ट्री मैनेजर को महंगे दामों पर ऑक्सीजन बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कानपुर में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 50 से 60 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन बेचने वाले को यहां गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 54 सिलेंडर मिले। मथुरा में एम्बुलेंस वालों को ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी जोरों पर है, और दिल्ली में इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग कहानियां अलग अलग जगह से, और सब कहीं बहुत कोरोना काल में कोविड-19 के प्रकोप में भय और दहशत से जुड़ी हुई। और उधर कानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूएचएम के इमरजेंसी वार्ड से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां लोग ऑक्सीजन की कमी के बाद तड़पते नजर आए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन हालात बयान करने के लिए इन्हें दिखाना जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें दिखाने के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इन तस्वीरों के सामने आने से प्रशासन को सही जगह और सही हालात समझ में आएंगे, और कम से कम इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन तेजी के साथ उन जरूरी चीजों की इस अस्पताल में उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा जो इस दौर में जरूरी है। और उधर कानपुर में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो शहर में सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर 25 अस्पताल कोविड के हैं, जिसमें करीब 2803 बेड हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं। व्यवस्था फेल है, इसके चलते मरीजों को दिक्कत आ रही है। वहीं कालाबाजारी भी जोरों से बढ़ गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, और ऐसा दावा है कि 50,000 से 60,000 में 1 सिलेंडर मिल पा रहा है। संक्रमण के चलते
जो कानपुर के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो मरीज है उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लोग किसी तरीके घर पे इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो कानपुर में सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर करीब 25 अस्पताल जो कानपुर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं उन्हें कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। इसके अलावा उसमें करीब 2803 बेड है। पिछले हफ्ते 1500 बेड बढ़ाए गए थे, जो अब संख्या में 2803 बेड हो गए हैं। लेकिन वही है कि अस्पताल पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा कानपुर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब हम बात करते हैं कालाबाजारी की। तो कालाबाजारी की हम बात करें तो जो कानपुर के मेडिकल स्टोर हैं उनसे जो कोरोना संक्रमित जो दवाई है वो चल रही है, वो गायब हो चुकी है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर उनकी कालाबाजारी की हम बात करें तो वो कालाबाजारी इतनी बढ़ गई है कि लोग 50-50 हज़ार रुपये से भी ऊपर का ऑक्सीजन सिलेंडर अपनों की जान बचाने के लिए खरीद रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक ऑक्सीजन किट लगती है, जिसमें एक घड़ी होती है, वो पूरा बताती है कि किस उससे इसको चलाना है, किस आवश्यकता के अनुसार चलना है ये ऑक्सीजन सिलेंडर। वो पूरी मार्केट से वो घड़ी, वो पूरे ऑक्सीजन किट गायब हो चुकी है, जिसकी कीमत मात्र 800 रुपये है, लेकिन वो अब 10-10 हज़ार की कालाबाजारी में बिक गई है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से आज 5 की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के मुताबिक अगर जल्द इंतजाम नहीं किए गए तो कई लोगों की जान पर संकट पैदा हो सकता है। तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी से आ रही हैं, जहां पर 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। और ऐसी खबरें देश के तमाम इलाकों से, अलग अलग इलाकों से पहले भी आ चुकी हैं। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सांसों पर महासंकट बना हुआ है और इस दौर में हम करें क्या, हम किस तरीके से अपने को ठीक रखें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी आईएमए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रवि मलिक इंडिया न्यूज में। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ही कमी से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रहे हैं। अगर क्रिटिकल पेशेंट नहीं है और ऑक्सीजन की कमी को सोचकर वो परेशान हो रहा है, क्या घर में वो इसके कुछ विकल्प ऐसे तलाश सकता है जिससे अपने शरीर में वो ऑक्सीजन का स्तर बनाए रख सके? देखिए, ऑक्सीजन का काम तो केवल और केवल ऑक्सीजन से हो। इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको घर में ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता है तो आपको घर के अंदर ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी, या अगर ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता है तो आपको घर के अंदर ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी या हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। उसका कोई और विकल्प नहीं है। होता क्या है कि कोविड के अंदर जो है फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाए, और अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है और अगर आपका SpO2 जो ऑक्सीजन का मीटर है वो 90 से कम आपकी ऑक्सीजन दिखा रहा है, 94 से कम दिखा रहा है तो भी, या 90 से कम दिखा रहा है तो बहुत जरूरी है कि आपको ऑक्सीजन लगनी चाहिए। बाकी आप बहुत सारे एहतियात वैसे कर सकते हैं। आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें ताकि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो। घर में पेड़ पौधे जहां जहां पर हो सके छोटे मोटे पौधे आप लगा सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सब चीजें एकदम से नहीं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ऑक्सीजन है तो समय रहते अपने शरीर को ऑक्सीजन दिलाइए, नहीं तो बीमारी संगीन हो सकती है। अपने शरीर को ऑक्सीजन दिलाइए, नहीं तो बीमारी संगीन हो सकती है।
डॉक्टर रवि मलिक, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जब संक्रमण ज्यादा बढ़ा है, देश के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर हम डबल मास्क लगाएं तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। डबल मास्क किस लिहाज से कारगर है और कितना ज्यादा हमें सुरक्षा देता है? मेरा सवाल इसलिए कि कुछ लोगों ने डबल मास्क लगाए जाने के बाद सफोकेशन की समस्या बहुत बताई है। कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा दर्शकों के लिए साफ कर दें। देखिए, मास्क डबल मास्क होता है, जैसे आपने सर्जिकल मास्क पहले एक लगा लिया, उस लगा लेते हैं तो फिर उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है और ये आपको जो है वो मास्क जो है वो अच्छे से प्रोटेक्शन देता है। तो 2 मास्क लगाने से ये है कि हल्की सी प्रोटेक्शन जो है ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, तो आपके अंदर जो है वो होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। अल जजीरा से शायद फोन आ रहा है, मैं काटे जा रहा हूँ, आप उठाइए। हाँ, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर रवि मलिक, तमाम जानकारियां आपने दी आज के लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि मलिक। जो भी जानकारियां आपकी थी वो हमारे दर्शकों ने सुनी होंगी। मास्क को लेकर हमारे दर्शकों ने सुनी होगी, ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने जरूर सुनी होगी और अपने को बचाने की कोशिश पूरी करेंगे। प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें हमारे तमाम दर्शक, जिसे कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं। अब खबरों में बात करते हैं बाराबंकी की, जहां पर प्रशासन के नकारेपन के शिकार 2 नवजात जुड़वा बच्चे हो गए। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसी के चलते उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी थी, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। इसके चलते जन्म लेने के कुछ देर बाद ही तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हम यकीनन नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कहानियां सामने आएं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो इस कड़वी सच्चाई से जुड़ी हुई है। से लाए थे यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन थी नहीं, तो यहीं पे एक्सपायर हो गए, दिल्ली के चले गए। तो ऑक्सीजन ने तो मना तो करेंगे, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन कमी की वजह से बच्चे खत्म हुए। यहाँ तो बंकी में रहते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार है वो शाहपुर के हैं हमारे, 2 बच्चे थे जुड़े हुए। अच्छा। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। यह तस्वीर आगरा की है, जहां एक महिला ऑटो से अपने पति को शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। पति को सांस लेने में तकलीफ थी। ऑक्सीजन मुहैया न होने पर महिला ने कोरोना संक्रमित पति की जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने के प्रयास किए। अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला काफी देर तक अपने पति को बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन आखिरकार उसके पति ने उसकी गोद में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें वाकई झकझोर देने वाली हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं कि हम कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। हम लचर व्यवस्था हैं या लाचार व्यवस्था हैं? कोरोना से हो रही लगातार मौतों के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासन ने अस्थियां लेने के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रशासन के मुताबिक परिजनों ने कोरोना पेशेंट के अंतिम संस्कार के बाद अगले दिन ही अस्थियां सुपुर्द किए जाने की बात कही है। तमाम जगह एक के बाद एक शमशान घाट पर चिताएं जल रही हैं। वेटिंग तक पीरियड है लोगों के लिए, लिहाजा प्रशासन ने अस्थियां चुनने के लिए अगले दिन का ही वक्त अब तय कर दिया है। और अब हम आपको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की हालत बताते हैं। कोरोना मरीज महिला को अस्पताल ने लेने से मना कर दिया। महिला ऑटो से अस्पताल आई थी, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से उसे लौटा दिया गया। नाराज लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उनको लौटा दिया गया। वो 1.5 घंटे तक बाहर खड़े रहे, गाड़ी के अंदर इन्होंने एडमिट नहीं करा था। उनकी मौत के जिम्मेदार ये हैं। मेरे फादर इन लॉ आई है, वो एडमिट थे रात को। मेरे फादर इन लॉ को रात को मैं लेके आया भाई साहब यहाँ पर 10 बजे। मैं 8:30 बजे 9:30 बजे ले आया था। 9:30 बजे से लेकर मैं 10:30 बजे तक सर्वाइव करता रहा, बोलता रहा भाई साहब एडमिट कर लो, एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। कहते हैं भाई साहब वो गुरु नानक में ले जाओ। एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, मैंने कहा भाई साहब देख तो लो, कुछ मरचूरने हालत करे मर रहे हैं। मैंने 100 नंबर पे कम से कम 50 बार का फोन करा है।
कोई रिस्पांस नहीं मिला। बड़ी मैं जगह के अंदर गया हूँ और मैंने कहा भाई साहब कैसे नहीं लोगे, नहीं ली। उसके बाद भाई साहब वो बॉडी गाड़ी में पड़ी रही, मतलब पड़े रहे, उनकी पल्स गिरती रही। इन्होंने आके इन आदमियों ने, एक डॉक्टर के बच्चे ने, किसी ने, एक आदमी, एक डॉक्टर ने अंदर से आके उनकी पल्स चेक नहीं करी। उनको ऑक्सीजन का उसी टाइम सर्वाइव करते तो वो जिंदा होते। आज जिंदा जो मरे हैं वो आदमी वो इनके कारण मरे हैं। मेरे फादर इन लॉ, इन्होंने ऐसा करा ये LNJP वालों ने। ये यहाँ पर जो भी बॉडी आई भाई साहब, किसी का कोई यहाँ पर वो नहीं होगा, ये मैं बता दूं। जब तक आप यहाँ कुछ कोई वो नहीं करेंगे सॉल्यूशन, या कुछ नहीं हो सकता। या जानबूझ के कहता है 1500 बेड फुल है, कुछ नहीं है, अंदर खाते सब चल रहे हैं यहाँ। घर में कोई संभालने वाला भी नहीं है, तो ये बच्चे उन्होंने पाल फंस के बड़ा करा, अभी कौन देखेगा। बिल्कुल केयर नहीं कर रही, इतनी रिक्वेस्ट करी, 3 दिन तक के करवा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल ध्यान। वहीं खबर गुरुग्राम हरियाणा से, जहां कोरोना संदिग्ध मरीज को डॉक्टर ने हॉस्पिटल के ग्राउंड में इंजेक्शन लगाकर रेफर कर दिया। बताया गया कि हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है, इसलिए मरीज को रोहतक रेफर किया जा रहा है। मरीज को कोरोना के सिम्टम्स हैं और हालात बिगड़ने पर उस सेक्टर 10 के अस्पताल पहुंचा, लेकिन बेड न होने के चलते मरीज को भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद बाहर ग्राउंड पर ही वो मरीज पड़ा रहा। डॉक्टर ने वहीं आकर उसे इंजेक्शन लगाया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें दो चीजें बताती हैं। एक तो व्यवस्था में खामी, सिस्टम किस हद तक लाचार है वो दिखाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनके लिए भी यहाँ पर तारीफ के शब्द बनते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं ना होने के बावजूद वहाँ पहुँचना, उसको देखना, उसे इंजेक्शन लगाना। लेकिन ये स्थिति तब बेहतर हो सकती थी अगर इस मरीज को यहाँ पर बेड मुहैया हो जाता, उतनी जरूरत होती, उतनी जगह होती और इसको सही वक्त पर इलाज पूरा मिल पाता। और उधर मुंबई की खबर, जहां पर एक जैन मंदिर को कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया। कांदिवली के जैन मंदिर ने कोरोना मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। साथ ही मंदिर ट्रस्ट की टीम अब लोगों की देखभाल भी करेगी। और यह भी एक बेहतरीन पहलू इस कोरोना काल के दौरान, जहां अपनी धार्मिक मान्यताओं को किनारे रखते हुए लोगों के जरूरत के लिए, इंसानियत के नाते इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जहां जैन मंदिर को ही कांदिवली के कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। तस्वीरें मुंबई से। हम देखते हैं कि किस तरह से जहां पे हर जगह की क्राइसिस और किल्लत चल रही है, फिर क्यों ना वो ऑक्सीजन बेड्स की हो या ड्रग्स की हो, ऐसे में कई मंदिर, कई अलग अलग ऐसे धर्म स्थल हैं जो आगे आए हैं और उन्होंने अपनी सर्विस दी है कोरोना काल में, महामारी में किस न किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके या लोगों की हेल्प की जाए। तो ऐसा ही ये पावन धाम जो है अब कोविड क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट हो गया है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे। पावन धाम के सेवक मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप मेहता जी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर ये बताइए क्या एग्जैक्टली कन्वर्ट किया गया है क्वारंटाइन सेंटर में, और ये कैसा क्वारंटाइन सेंटर है, कितने बेड का क्वारंटाइन? तो आदमी जब पावन धाम प्रीमिसेस के अंदर आते हैं तो पहले तो पॉजिटिव फीलनेस करते हैं, कहते हैं कि कौन सी जगह आके घर जैसे महसूस हो रहा है। तो आपका मैं बता चुका हूँ कि जो पावन धाम जैन मंदिर है, यहाँ पे धर्माराधना होती है, धर्म संकुल है। और ये पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर से जब आदमी इंसान हार चुका है और पूरी तरह से टूट चुका है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ी नर्वस हो चुकी है, और एज ए ह्यूमैनिटी हमारे गुरु भगवंत की प्रेरणा से ये पावन धाम जैन मंदिर है, ये इसको कन्वर्ट कर दिया मानवता मंदिर के लिए, कि आज हर इंसान एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ रहा है और हर इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उधर मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में कोविड सेंटर्स के स्टाफ ने उन लोगों का सम्मान किया जो कोरोना से रिकवर हुए हैं। कोरोना से रिकवर हुए लोगों को फूल गिफ्ट किए गए और उनके स्वस्थ रहने की कामना की गई। ये भी तस्वीरें हैं इस कोरोना काल में, और ये वो तस्वीरें हैं जो हम सब में पॉजिटिविटी का संचार करती हैं। कोरोना पॉजिटिव के को मात देकर नेगेटिव होने के बाद आई हुई पॉजिटिविटी का संचार।
और केरल के आलापुझा से यह खबर है, जहां अनोखी शादी हुई। दरअसल दूल्हा कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए दुल्हन ने पीपीई किट यहां पर पहनकर सारी रस्में निभाई। ये शादी आलापुझा के मेडिकल कॉलेज में हुई, जहां दूल्हे का इलाज चल रहा है। इसके लिए कलेक्टर से इजाजत ली गई थी। और जहां पर बेड की कमी है, तमाम सुविधाओं की कमी है, भोपाल से खबर है, जहां पर रेल पटरियों पर तैयार हुआ 320 बेड का एक अस्पताल। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने इस अस्पताल में पीपीई किट पहनकर तैनात है जीवन रक्षक दल। मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर ही कंट्रोल रूम यहां पर बना दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस कोविड सेंटर का जायजा भी लिया, तो पूरी ट्रेन को ही एक कोविड अस्पताल में बदला गया। 320 बेड का कोविड अस्पताल। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही है, लेकिन जाते जाते आप लोगों को से एक ही बात कहेंगे, एसएमएस का पालन रखिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन बनाए रखिए।